बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। अच्छा, अगर आपको एग्ज़ाम में कोई आता है ना क्वेश्चन एसिड बेस का, और आप उसमें हाइपोकैलेमिया लिखा हुआ है और उसको अगर आप इग्नोर कर दें या आपको बायोकेमिकल मैकेनिज़्म ना पता हो, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, तो वैसे अल्कलोसिस और हाइपोकैलेमिया की आज रिलेशनशिप देखेंगे। अल्कलोसिस में क्या हो रहा था कि बॉडी पीएच जो है वो अबव 7.45 हो गई है। ठीक है। और आर्टीरियल PCO2 जो है वो 0.5 mmHg अप्रॉक्सीमेटली हर मिली इक्वलेंट इंक्रीज इन बाइकार्ब के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है उसका एक जनरेशन फेज होता है जिसमें या तो एसिड का लॉस हो रहा है, ठीक है, साथ में क्लोराइड का भी हो सकता है। फिर मेंटेनेंस फेज होता है जब एक्टिव लॉस सबसाइड हो गया, और फिर एक इसका रिकवरी फेज आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता कैसे? जो इसमें प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी है कि राइज इन बाइकार्ब है ना। अच्छा, अब राइज इन बाइकार्ब जो है ना वो क्या चीज़ें ड्राइव कर सकती हैं? या तो पोटेशियम की डिप्लीशन हो गई है, ठीक है, या फिर प्रोटॉन्स का लॉस हो रहा है, या फिर वॉल्यूम डिप्लीटेड स्टेट्स हैं जिनमें आपको जो बाइकार्ब है वो जैसे ज़्यादा वॉल्यूम में बाइकार्ब डिजॉल्व था तो वो डाइल्यूट था, अब वॉल्यूम थोड़ा रह गया है तो वही बाइकार्ब कंसनट्रेटेड हो जाएगा ना। ठीक है। या फिर बाइकार्ब एडमिनिस्ट्रेशन किसी ने किया उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है। ये हाइड्रोजेनिक भी हो सकती है। ठीक है। या मिल्क-अल्कली सिंड्रोम पहले होता था, अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लोग ले लेते हैं, वो जो है ना गैस्ट्राइटिस या गर्ड के लिए वो नहीं लेते हैं, मिल्क में वो पहले सोडा मिक्स करके लेते थे ना, अब ये रेयर है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अल्कलोसिस हाइपोकैलेमिया कॉज करता है और हाइपोकैलेमिया अल्कलोसिस कॉज करता है। ये इसी तरह है कि एग पहले आया था या चिकन। ठीक है। अल्कलोसिस और हाइपोकैलेमिया इस तरह से आपस में इंटरवोवन है। ठीक है। अच्छा, तो हाइपोकैलेमिया जो है, अब हमने देखना है कि हाइपोकैलेमिया अल्कलोसिस कैसे कॉज कर सकता है। ठीक है। अब इसके पास दो मैकेनिज़म्स हैं। ठीक है। एक तो अमोनिया फॉर्मेशन इंक्रीज करा के और दूसरा बाइकार्ब की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा के। ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगी। पहले हम आ जाते हैं अमोनिया फॉर्मेशन पे। ठीक है। अच्छा, अमोनिया फॉर्मेशन कैसे करा सकता है हाइपोकैलेमिया? एक तो आपको पता है कि जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हाइपोकैलेमिया है तो उसका क्या मतलब हुआ कि सेल के बाहर पोटेशियम कम हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये कम हो गई है तो सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगी उसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन पता है ना कि देयर इज़ नो फ्री ट्रेड। ऐसे नहीं हो सकता कि बस ये बाहर चली जाए, क्योंकि जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस रखना है। तो एक ये जो पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। ठीक है। तो अगर हाइपोकैलेमिया हुआ है, बाहर पोटेशियम कम हो गई है, तो क्या होगा कि जो है प्रोटॉन्स जो है वो इन मूव करेंगे और जो पोटेशियम है वो आउटवर्ड मूव करेगी। ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन्स अंदर आते जाएंगे तो इंट्रासेल्यूलर एसिडोसिस होगा। ठीक है। अच्छा, अब इंट्रासेल्यूलर एसिडोसिस तो हो गया, लेकिन हमने तो देखना था ना कि अमोनिया जो है वो कैसे ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना, इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ग्लूटामीन तो आपके ब्लड में होता है ना, ये नॉन टॉक्सिक जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये हमने PCT एक्सपेंड कर लिया है। ठीक है। PCT में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक ट्रांसपोर्टर होता है ग्लूटामीन के लिए। ठीक है। इसका ये जो है ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या करेगा कि ग्लूटामीन को रीनल ट्यूबुलर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा।
ठीक है। अच्छा, अभी भी हमारा मसला नहीं सॉल्व हुआ। हम तो अमोनिया देख रहे थे ना कि अमोनिया जनरेशन कैसे हुई है और उससे फिर बाइकार्ब कैसे इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हमने देख लिया कि ये ग्लूटामीन ट्रांसपोर्टर ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, अब ये ग्लूटामीन जो है ना, इसके पास 2 अमीनो ग्रुप होते हैं ना। ठीक है, अच्छा, अब जो हाइपोकैलीमिया है वो क्या किया है उसने, एक तो ग्लूटामीन को उसने ट्रांसपोर्ट करा दिया है रीनल ट्यूबुलर सेल में। दूसरा, अब क्या होगा कि ग्लूटामीन का इधर मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूटामिनेज आया, एक इसकी अमोनिया उड़ गई। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट के पास एक अमीनो ग्रुप रह गया है, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज आया और इसने दूसरा अमीनो ग्रुप भी उड़ा दिया और अब ये बन गया अल्फा कीटोग्लूटारेट। अच्छा, जो हाइपोकैलीमिया है ना, वो सिर्फ ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया है ना, ये जो ट्रांसपोर्टर है ग्लूटामीन का, इसी का ज़्यादा वो एक्सप्रेशन नहीं कराता, बल्कि वो ये जो GDH है, ठीक है, जो कि ग्लूटामेट को GDH जो है स्टैंड करता है फॉर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। ये ग्लूटामेट का अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है ना। ठीक है, तो अब 2 अमोनिया इसमें से उड़ गई, तो अमोनिया जेनेसिस हो गया, अमोनिया की जनरेशन हो गई ना किडनी में। ठीक है, अच्छा, अब जो है, लेकिन हम क्या कह रहे थे, ये बात की थी कि जो है ना बाइकार्ब जो है वो इंक्रीज़ होता है फिर, क्योंकि अमोनिया ने तो नहीं ना करना अल्कलोसिस। ठीक है, अमोनिया तो उल्टा वो जाएगी उसमें ट्यूबुलर फ्लूइड में चली जाएगी और उधर से जो प्रोटॉन्स हैं उनको लेके तो डूब जाएगी उधर। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन बाइकार्ब कैसे जनरेट हो रहा है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ना, ये जो एक ढांचा निकला है इसके अंदर से, ये अब किधर जाएगा, TCA साइकिल में। ठीक है, TCA साइकिल क्या था, ऑक्सैलोएसीटेट गोल गोल घूम रहा होता था, इधर से जो है ऊपर से एसिटाइल को ए आता था। ठीक है, फिर क्या होता था, आइसोसिट्रेट, सिट्रेट, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, फिर से ऑक्सैलोएसीटेट, ऐसे ही हो रहा था ना। तो अब ये किधर जाके फिट हो गया है, एज एनाप्लिरोटिक रिएक्शन ये पहुंच गया है अल्फा कीटोग्लूटारेट वाले स्टेप पे। अच्छा, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ना ये बनता था, फिर आगे सक्सिनाइल को ए। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बन जाता था, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी और ये पहले अब ये बन गया सक्सिनाइल को ए ना। ठीक है, अच्छा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसने बना लिया बाइकार्ब। तो अब सारी बातें हो गई पूरी कि अमोनिया जेनेसिस भी हो गया और बाइकार्ब की जो है वो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो गई कि इधर से बाइकार्ब भी बन गया। ठीक है, तो अब ये बाइकार्ब अल्कलोसिस कराएगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा अमोनिया जो है वो क्या कर रहा है, वो डिफ्यूज़ करेगा और जाएगा उसमें ट्यूबुलर ल्यूमन में, और ट्यूबुलर ल्यूमन में जाके ये क्या करेगा, उधर से जो प्रोटॉन्स हैं उनको ये बफर करेगा और उनको अपने साथ लेके जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो चीज़ अल्कलोसिस को फेवर करेगी, अल्कलोसिस की डेवलपमेंट को। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारेट इधर से बना है ना, फिर सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट, तो इस पॉइंट पे ये इवन ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक एंजाइम है ना पेप्सीके। ठीक है, तो पेप्सीके को भी ये इंड्यूस कराएगा हाइपोकैलीमिया। उसके अलावा ये GDH जो है इसको भी इंड्यूस कराएगा, और थर्ड जो है वो ग्लूटामीन का जो ट्रांसपोर्टर है उसका भी एक्सप्रेशन इंड्यूस कराएगा। ठीक है, अच्छा, तो बाइकार्ब बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अल्कलोसिस। ठीक है, तो बाइकार्ब क्या कर रहा है, ये आपका बाइकार्ब जो है वो बिल्डअप होता जा रहा है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब ये अल्कलोसिस किन किन कंडीशंस में हो सकता है, एक तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में हो सकता है। अच्छा, अब सवाल पैदा हो गया कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा।
देखें एल्डोस्टेरॉन जो है ना, जो बहुत से काम करता है, उसमें एक काम ये भी करता है कि वो जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनमें सोडियम पोटेशियम पंप्स जो है ना, उनकी वो जीन ट्रांसक्रिप्शन करा के उनको इंसर्ट कराता है उधर। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहे होते हैं कि वो सोडियम को फेंकते हैं ब्लड में और पोटेशियम को फेंकते हैं रीनल ट्यूबुलर सेल में। उधर से आगे से चैनल्स होती हैं जिनसे पोटेशियम चला जाता है ट्यूबुलर फ्लूइड में, जिसने यूरिन बनना है। तो पोटेशियम की ये एक्सक्रीशन करा रहा होता है ना एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो जब पोटेशियम की वो एक्सक्रीशन कराई जा रहा है, मतलब ज़्यादा ही कोई एल्डोस्टेरॉन आ गया है, तो फिर हाइपोकैलीमिया होगा। और हाइपोकैलीमिया होगा तो वो फिर इस मैकेनिज़्म से कि इसने अमोनिया जो है उसका जेनेसिस कराया और उसके बाद फिर बाइकार्ब जो है वो बिल्डअप हो गया, तो अल्कलोसिस हो गया ना, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है ना, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ना, उधर भी ये अल्कलोसिस कराएगा। अब सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किधर होता है? जब भी वॉल्यूम डिप्लीटेड स्टेट हो, ठीक है, चाहे वो डाययूरेटिक्स की वजह से है या वो वॉमिटिंग की वजह से, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होने लग जाएगा। एल्डोस्टेरॉन वही आके जो अपने सोडियम पोटेशियम पंप्स जो हैं उनकी जीन ट्रांसक्रिप्शन करा के उनको लगा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोटेशियम का लॉस हो रहा है इनटू द यूरिन। उससे क्या हो रहा है? हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्या कर रहा है? आगे से अमोनिया जेनेसिस। अमोनिया जेनेसिस कैसे हो रहा है? ग्लूटामीन आ रही है, ग्लूटामीन में से 2 अमोनिया उड़े और वो गए ट्यूबुलर फ्लूइड में, साथ अपने क्या लेके गए? प्रोटॉन्स को चिमट गए और उनको इन्होंने यूरिन में एक्सक्रीट करा दिया, ठीक है। दूसरा इसका जो ढांचा था वो क्या निकला था? अल्फा कीटोग्लूटारेट। वो किधर गया? तीसरे साइकिल में उधर उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी जिसने बाइकार्ब बना दिया, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या कराएंगे? करेक्शन ऑफ अल्कलोसिस जो है ना, उसमें ये रोड़े अटकाएंगे, उसको इम्पीड करेंगे, उसको ये मुश्किल बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने अमोनिया जेनेसिस कर लिया। सेकेंड मैकेनिज्म था कि हाइपोकैलीमिया बाइकार्ब की एक्यूमुलेशन कराता है। अब इसको ब्रेकअप कर लेते हैं, कैसे कराता है। अच्छा, सबसे पहले इधर भी पीसीटी आ गया, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उधर अब आपका ये हाइपोकैलीमिया क्या कराएगा? ये तो पहले नॉर्मल देख लेते हैं ना। क्या हो रहा था कि बाइकार्ब फिल्टर होता था, सोडियम भी फिल्टर होके आता था, ठीक है। उधर से जो है वो कार्बोनिक एसिड से बाइकार्ब और प्रोटॉन निकल रहे होते थे, ठीक है ना। फिर क्या होता था कि एक एपिकल मेम्ब्रेन पे क्या होता था? एक पंप होता था जो कि प्रोटॉन्स को इन दी ट्यूबुलर ल्यूमन और सॉरी ये पंप नहीं होता था, ये वो था सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर था, ठीक है। काउंटर ट्रांसपोर्ट है ना, कि सोडियम को अंदर ले आता था और प्रोटॉन्स बाहर चले जाते थे। ऊपर जो है ना पंप होता था, ये प्रोटॉन पंप जो कि एटीपी से चलता है, और ये वैसे भी प्रोटॉन्स को किधर फेंक रहा था? ट्यूबुलर ल्यूमन में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा था कि जो बाइकार्ब है, ठीक है, वो कैसे जा रहा था? ब्लड में, ठीक है, विद सोडियम, ठीक है। एक माइनस और एक प्लस दोनों ब्लड में जा रहे थे, और इनका जो ट्रांसपोर्टर है वो किधर था? बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे था। ये तो नॉर्मल चल रहा था ना काम। हमने क्या देखना है कि हाइपोकैलीमिया जो है वो अल्कलोसिस कैसे करा रहा है, ठीक है। तो हाइपोकैलीमिया जो है ना, वो इन दोनों पंप्स इन दोनों ट्रांसपोर्टर्स की एक्टिविटी को एक तरह से आप समझ लें, इन दोनों पंप्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और इन ये जो है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और बाइकार्ब सोडियम को ट्रांसपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर ऑन दी एपिकल मेम्ब्रेन और बाइकार्ब सोडियम को ट्रांसपोर्टर ऑन दी बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो उसको क्या कर रहे हैं? दोनों को एक्टिवेट कर रहा है। और ये जो इसके साथ, अच्छा ठीक है,
ठीक है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका बाइकार्ब जो है वो बिल्डअप हो रहा है ना फिर ब्लड में, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स पे। कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या थे, अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स थे और बीटा इंटरकेलेटेड सेल्स थे। तो पहले अल्फा को देख लेते हैं कि अल्फा में अब हाइपोकैलिमिया क्या कर रहा है, कैसे बाइकार्ब का बिल्डअप करा रहा है, ठीक है। नॉर्मल क्या था कि कार्बोनिक एसिड होता था, ठीक है, वो डिसोसिएट होता था इनटू प्रोटॉन्स और बाइकार्ब प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन एक पंप था इसमें एपिकल मेम्ब्रेन पे, जो कि प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्यूबुलर ल्यूमन में जा रहे थे, यूरिन में जा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो है पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर था इधर, ठीक है, जो कि प्रोटॉन्स को यूरिन में और पोटेशियम को सेल में ला रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर बाइकार्ब के लिए इधर क्या था, एक बाइकार्ब क्लोराइड एक्सचेंजर था जो कि बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे था। ये तो सारा हो रहा था नॉर्मल अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स में। अब जो है हाइपोकैलिमिया का इफ़ेक्ट है। हाइपोकैलिमिया ना इस पंप की ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज कराएगा, ठीक है। ये जो प्रोटॉन पंप एपिकल मेम्ब्रेन में है ना, और प्रोटॉन्स फिर किधर जाएंगे, यूरिन में। उसके अलावा जो है वो ये जो दोनों एक्सचेंजर्स हैं, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और बाइकार्ब क्लोराइड एक्सचेंजर, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर किधर है, एपिकल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और बाइकार्ब क्लोराइड एक्सचेंजर किधर है, बेजोलैटरल मेम्ब्रेन में। इनकी भी ये एक्टिविटी जो है ना उसको तेज़ करेगा, ठीक है। तो नेट रिज़ल्ट क्या है कि आपका बाइकार्ब ब्लड में जा रहा है और प्रोटॉन्स यूरिन में जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें किसको फेवर कर रही हैं, अल्कलोसिस की डेवलपमेंट को ना। और अगर अल्कलोसिस डेवलप हुआ है तो फिर वो उसकी करेक्शन को इम्पीड कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बीटा इंटरकेलेटेड सेल्स पे, ठीक है। अच्छा, बीटा इंटरकेलेटेड सेल्स कब एक्टिव होते थे, अल्कलोसिस में ना, जब बेस ज़्यादा होती थी। और वो क्या करते थे कि वो बाइकार्बोनेट को यूरिन में फेंकते थे, ऐसे ही था ना, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस था कि इनका जो है बाइकार्ब क्लोराइड एक्सचेंजर एपिकल मेम्ब्रेन पे था और जो प्रोटॉन पंप था वो बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे था, ठीक है। तो बाइकार्ब जो है वो यूरिन में जाता था, ठीक है। अब ये जो है ना हाइपोकैलिमिया में क्या होगा कि ये जो बाइकार्ब क्लोराइड एक्सचेंजर है इसका जो है ना एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा, ठीक है। इसकी एक्टिविटी रिड्यूस होगी, इसका एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा, और फिर क्या होगा कि जो बाइकार्ब जाना चाहिए यूरिन में वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बाइकार्ब जो है वो बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो कैरी होम पॉइंट्स क्या हैं कि हाइपोकैलिमिया ने क्या क्या कराया है, कैसे अल्कलोसिस कराया है, ठीक है। कि एक तो अमोनिया जेनेसिस से बाइकार्ब की जनरेशन हुई है। फिर पीसीटी में बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज की है। कलेक्टिंग डक्ट्स में बाइकार्ब की अल्फा इंटरकेलेटेड सेल से बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज की है, लेकिन बीटा इंटरकेलेटेड सेल से बाइकार्ब की सिक्रीशन डिक्रीज की है।